नमस्ते एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, एक्चुअली रिवाइज करने वाले हैं कंपनीज एक्ट 2013 को। रेगुलर सेशंस में ये एक्ट करने के बाद हमें डेफिनेटली बहुत मजा आया और काफी हद तक हम सब उससे इतना रिलेट कर पाते हैं कि इसके काफी सेक्शंस भी याद हो ही जाते हैं। लेकिन ये रिविजन इसलिए मैंडेटरी हो जाता है क्योंकि जब हम इसका क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस करते हैं तब हम लोग कई जगह अटक जाते हैं, कुछ प्रोविजंस रिकॉल नहीं करते। तो ये सेशन आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा, चाहे आप कोई भी अटेम्प्ट क्यों ना देने वाले हो, वेदर सितंबर, जनवरी में, कोई सा भी अपकमिंग अटेम्प्ट। तो ये वाला सेशन आपको हमेशा हेल्प करेगा टू रिकॉल कंपनीज एक्ट के प्रोविजन इन अपकमिंग टाइम्स। ठीक है, कितनी भी बार ये सेशन आप देख सकते हो, जब भी आपको लगता है यार मुझे क्विकली कंपनीज एक्ट रिवाइज करना है और मुझे किसी की हेल्प चाहिए, किसी का सपोर्ट चाहिए, just watch this session. This is going to be a one-stop solution for you. Okay? मैं हूँ स्वाति अग्रवाल। I'm a chartered accountant as well as company secretary. मैंने बीकॉम ऑनर्स किया, इसमें 10+ years I have been teaching. और जब भी कभी भी आपको किसी भी तरह का प्रॉब्लम आता है तो I'm there to guide you all. Okay? एकाग्रता पर हम लोग अभी लेकर आए 25% का डिस्काउंट टिल 31 मई 2025। अगर आपको कोई भी तरह का डाउट है, कुछ भी प्रॉब्लम है, तो आप हमारे टीम से बात कर सकते हैं 9754455663। महापैक या महापैक प्रो कोई भी सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, बिकॉज जब आप रेगुलर स्टडीज करते हो ना हमारे साथ लाइव बैचेस में या लाइव को रेगुलरली रिकॉर्डेड देखते हो, तो उसका इम्पैक्ट आपकी प्रिपरेशन पे बहुत अलग आता है। ठीक है, तो चलो फिर बिना टाइम गवाए क्या हम शुरू करें। चलिए शुरू करते हैं कंपनीज एक्ट 2013 का वन शॉट रिविजन। सो कंपनीज एक्ट 2013 में क्या क्या है उसकी एक समरी लिस्ट आप लोग के सामने है, लेकिन क्विकली मैं स्टार्ट कर देती हूँ। सो कंपनीज एक्ट 2013 एक्ट हुआ था 2013 में, जहां पर 1956 एक्ट को पूरी तरह से हटाकर इस एक्ट को इंट्रोड्यूस किया गया था। फिर 2013 की अगर मैं बात करूँ तो वहां पे कुछ प्रोविजन थे 1956 के कैरी ऑन हुए थे, कुछ 13 के थे, कुछ कंफ्यूजन था। धीरे 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 56 को पूरा हटाया गया, 13 पूरा इंप्लीमेंट किया गया। अब फोकस था कि करंट इकोनॉमिक सिचुएशन के हिसाब से लेटेस्ट एक्ट को रिप्लेस करना और फोकस करना माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स पर और गवर्नेंस को और स्मूथ करना। ठीक है, अगर हम इस एक्ट की बात करें तो एक्ट एप्लीकेबल है उन सारी कंपनीज पर जो कंपनीज एक्ट 2013 से पहले किसी भी एक्ट में रजिस्टर्ड थी। बिकॉज ना 1956 से पहले ऐसा नहीं था कि कंपनीज हुआ नहीं करती थी, तभी कंपनीज हुआ तो करती थी, लेकिन वो वाली जो कंपनीज थी दे यूज टू बी लाइक रजिस्टर्ड विद द प्रीवियस एक्ट। तो अभी उन सब पर भी ये वाला एक्ट एप्लीकेबल होगा। बैंकिंग कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी, इन सबके अपने अलग एक्ट होते हैं, आईआरडी एक्ट, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट एंड इलेक्ट्रिसिटी एक्ट। फिर भी इन सब पर भी कंपनीज एक्ट एप्लीकेबल होगा। इतना ही नहीं, कोई और कंपनी अगर किसी स्पेशल एक्ट के द्वारा गवर्न की जाती है उस पर भी एक्ट एप्लीकेबल होगा, और बॉडी कॉर्पोरेट जिसे सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्पेशल नोटिफिकेशन से बनाया है उस पर भी एक्ट एप्लीकेबल होगा। ये वाला क्वेश्चन 6 मार्क्स के लिए या 4 मार्क्स के लिए पूछा जा चुका है ना। एक बार एमटीबी में आ चुका है और एक बार पिछले पेपर में भी आ चुका है 4 मार्क्स के लिए। तो इसे भी आपको याद करना है। ये अगर क्वेश्चन आएगा तो सिंपल है ना बेटा, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा तो आपको ये सब याद होने चाहिए, अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो, कॉन्सेप्ट यही होना चाहिए ना। विद ऑल द डेफिनेशन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन जो कि हमें याद करनी वो ये है, कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और एनी अदर प्रीवियस कंपनी लॉ। वैसे एग्जाम में डायरेक्टली कभी कंपनीज एक्ट का डेफिनेशन तो नहीं ही पूछा जाएगा, पर ऑब्वियसली एक ऐसा डेफिनेशन है जो हमें याद हो ही जाता है। ठीक है, अब अगर मैं बात करती हूँ यहाँ पर कि कंपनी के फीचर्स क्या क्या है, तो कंपनी का अगर कभी भी एग्जाम में पूछा जाए कि कंपनी के फीचर्स बता दीजिए, तो आप ये ध्यान रखना आपको बताना है। सो डायरेक्टली कभी भी इस तरह से क्वेश्चन कर पूछा नहीं गया, लेकिन एक बार एक क्वेश्चन आया था जिसमें इस तरह से पूछा गया था कि हमारा एक फ्रेंड है, वो एक बिजनेस एंटिटी बनाना चाहता है और वो सोच रहा है कि वो पार्टनरशिप फॉर्म बनाए या कंपनी बनाए, तो आप उसको सजेस्ट कीजिए। तो उसमें हमें कंपनीज के और पार्टनरशिप फॉर्म के दोनों के फीचर्स ही बताने थे, या फिर आप कह सकते हो डिफरेंसेस, जो कि मेनली फीचर्स से ही आते हैं। तो उसमें काम आता है कॉमन सील, क्योंकि अब ऑप्शनल है तो उसे डालने की जरूरत नहीं है अगर कभी इस तरह का क्वेश्चन आता है। तो सबसे पहले कंपनी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी, कंपनी सेपरेट फ्रॉम इट्स मेंबर्स, कंपनी हैज अ परपेचुअल सक्सेशन, मेंबर्स may come and go, die or change, but company will continue unless it is legally winded up. Company has limited liability. Yes, the liability of company is definitely different from the liability of its member, and company is an artificial legal person which is run by human agency, यानी कि directors.
सो व्हेन वी से कंपनी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी, काफी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं मैम आर्टिफिशियल पर्सन में भी वही है, सेपरेट लीगल एंटिटी में भी वही है, हमें कैसे ध्यान देना है? सिंपल है, सेपरेट लीगल एंटिटी क्या कहता है कि कंपनी का एक डिस्टिंक्टिव फीचर है कि कंपनी अलग है, सेपरेट है फ्रॉम इट्स मेंबर्स, डायरेक्टर्स, एम्प्लॉइज एंड एवरीवन हु इज रिलेटेड टू द कंपनी। कंपनी के अपना खुद का प्रॉपर्टी होता है, बैंक अकाउंट होता है, लोन रेज कर सकती है, लाइबिलिटी इनकर कर सकती है, और उसकी एक लीगल पर्सनालिटी होती है जिसको क्लोजन किया हुआ है। अभी कॉमन है, ठीक है, उधर भी इधर भी ना। लॉ की नजरों में पूरी तरह से कोई भी पर्सन जो कंपनी के मेमोरेंडम के हिसाब से कंपनी का सब्सक्राइबर है वो भी कंपनी से अलग है, कंपनी का डायरेक्टर है तो वो भी कंपनी से अलग है, यहाँ तक कि मेंबर्स का तो कंपनी में इंश्योरेबल इंटरेस्ट भी नहीं होता है, ठीक है। और शेयर होल्डर्स को कभी भी प्राइवेट या जॉइंट ओनर नहीं माना जाता है कंपनी का ना। इंश्योरेबल इंटरेस्ट का एक चीज ध्यान रखना, लोग अगेन कंफ्यूज हो जाते हैं, सेपरेट लीगल एंटिटी का केस बता देते हैं, सैलमन नहीं, सेपरेट लीगल एंटिटी का केस है मैक्यूरा वर्सेस नॉर्दर्न एश्योरेंस कंपनी जो 1925 में आया था, जहां पर सिंपल था कि मैक्यूरा ने खुद के नाम से इंश्योरेंस लेके रखा हुआ था, तो कंपनी के एसेट्स अगर जल गए तो फिर उसके लिए इंश्योरेंस कंपनी लायबल नहीं होगी, कंपनी के एसेट्स लॉस के लिए, ठीक है। द अदर फीचर इज परपेचुअल सक्सेशन, मेंबर्स मे डाई और चेंज बट कंपनी विल गो ऑन अनलेस इट इज लीगली वाइंडेड ऑफ। सो कंपनी क्रिएट होती है लीगल प्रोसेस से, कंपनी वाइंड अप भी लीगल प्रोसेस से होगी। लिमिटेड लाइबिलिटी, इन जनरल वी से कि कंपनी के मेंबर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड होती है, लेकिन हमें ये देखना पड़ेगा क्या कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स है तो शेयर होल्डर्स का लाइबिलिटी कितना होगा, सिर्फ अनपेड वैल्यू ऑफ शेयर्स तक। अगर कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी है तो जो भी कंपनी के मेंबर्स उनका लाइबिलिटी होगा ओनली अप टू द गारंटीड अमाउंट, वो भी वाइंडिंग अप के टाइम पे। और कभी अनलिमिटेड लाइबिलिटी करनी है तो जब तक कंपनी चल रही है तब तक तो मेंबर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड ही है, लेकिन अगर कंपनी बंद हो गई तो मेंबर की लाइबिलिटी अनलिमिटेड हो सकती है, ओके। देन वी से कंपनी इज आर्टिफिशियल लीगल पर्सन, यस, व्हाई, इट इज नॉट created by natural birth, it is created by a legal process and it is clothed with the rights of an individual, so इसीलिए हम कहते हैं पर्सन भी है ये लीगल भी है। आर्टिफिशियल है क्यों है, क्योंकि ना इसका खुद का प्रॉपर्टी होता है, बैंक अकाउंट होता है, लोन रेज कर सकते हैं, लाइबिलिटीज इनकर कर सकते हैं, इवन मेंबर्स खुद भी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, राइट। कंपनी खुद के नाम से किसी के भी अगेंस्ट केस कर सकती है और कोई भी कंपनी के नाम पे भी केस कर सकता है। कंपनी सब कुछ कर सकती है जो नेचुरल पर्सन कर सकता है, एक्सेप्ट कंपनी कैन नॉट गो टू जेल, टेक ओथ, मैरी और एंटर इनटू अ लर्नड प्रोफेशन, ठीक है। इट इज अ लीगल पर्सन इन इट्स ओन सेंस, तो भाई कंपनी चलती कैसी है, बिकॉज इट इज एन आर्टिफिशियल पर्सन ना, हाउ इट रन्स, इट रन्स बाय ह्यूमन एजेंसी यानी कि डायरेक्टर्स, जो कंपनी के एजेंट है, कंपनी के मेंबर्स के नहीं, ठीक है। एंड दैट्स इट। सो कमिंग टू कॉमन सील, जो कि अब एक ऑप्शनल फीचर है, कॉमन सील कंपनी का ऑफिशियल सिग्नेचर हुआ करता था, और कॉमन सील जो है वो सिंबल है कि भैया कंपनी अब अपना डॉक्यूमेंट खुद साइन कर सकती है। 2015 में एक मेजर अमेंडमेंट आया जहां पर बोला गया कॉमन सील को क्या कर दीजिए, ऑप्शनल कर दीजिए, और अब कॉमन सील की जगह दो डायरेक्टर साइन कर सकते हैं, अगर डायरेक्टर नहीं है तो एक डायरेक्टर और एक कंपनी सेक्रेटरी साइन कर सकते हैं। ये चीज कितनी बेसिक सी लग रही है ना यहाँ पर कि दो डायरेक्टर या एक डायरेक्टर या एक कंपनी सेक्रेटरी साइन कर लेगा, ऑप्शनल फीचर है। इस पे भी एग्जाम में क्वेश्चन बन गया, देख लो सिर्फ इन 2 लाइंस पर कि कंपनी थी उसमें कंपनी सेक्रेटरी नहीं था, दो डायरेक्टर ने साइन कर लिया, कॉमन सील नहीं थी, तो क्या ये वैलिड है? डेफिनेटली वैलिड है। व्हाट इफ अगर कंपनी सेक्रेटरी होता तो वो साइन कर देता, समझ गए? नेक्स्ट, the next important segment of this particular chapter is corporate veil theory. corporate veil theory क्या समझाती है? corporate veil theory बताती है कि यार एक लीगल कंसेप्ट है ये, जो कि कह रहा है ये कंपनी ना शील्डेड है, किससे शील्डेड है? सारी लाइबिलिटीज से। सो कंपनी के जो मेंबर्स हैं वो डायरेक्टली दे आर लाइबल फॉर द एरर्स, इन अदर वर्ड्स कंपनी कॉर्पोरेट आइसोलेशन एंजॉय करती है, जहां पर वो कहती है मेरे शेयर होल्डर्स अलग है, मैं अलग हूँ, तुमको जो भी डील करना है मुझसे करो, माई शेयर होल्डर्स वोंट बी लाइबल फॉर एनी ऑफ माई एक्ट। तो मेंबर्स को क्या मिल जाता है? एक शील्ड मिल जाता है कि हम अलग है, कंपनी अलग है, हमने तो पैसा लगाया है और हम पैसा लेते हैं जब कंपनी को प्रॉफिट होता है, हम नहीं इन्वॉल्व होते हर चीज में। वैसा ये केस हुआ सैलमन और सैलमन एंड कंपनी के बीच में, जहां पर एक पर्सन जिसका शू मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस था
उसने वो एक कंपनी को सेल कर दिया जो कि थी सैल्मन कंपनी। उस कंपनी में मेजर शेयर्स उसी के थे, कंपनी का एमडी भी वही था। बाकी के शेयर्स उसकी फैमिली में ही डिवाइडेड थे, उसकी वाइफ और उसके बच्चों के बीच में। देख रहे हो, एक छोटा सा परिवार है। ओके, तो बाकी के एक एक शेयर उसकी वाइफ और बच्चों को, और उसने अपने 2 बेटों को बना दिया डायरेक्टर। सो एलन सेल्मन खुद बन गया एमडी, ये बन गए डायरेक्टर्स। कंपनी का शेयर होल्डर भी यही है, कंपनी का डायरेक्टर भी यही है, और कंपनी के कुछ डिबेंचर्स भी इसने ले रखे हैं। एक्चुअली बेसिकली ये डिबेंचर्स इसने क्यों लिए थे, क्योंकि उसने जो अपना बिजनेस बेचा था ना, उसको 3 हिस्सों में बेचा। कुछ शेयर्स लिए, कुछ डिबेंचर्स लिए, कुछ कैश लिया उसने। कंपनी से कैश तो कम ही था, तो इसलिए इस तरह से लिया। ईमानदारी से बिजनेस चलाने के बावजूद भी उसे कंपनी को बंद करना पड़ा क्योंकि रिसेशन आ गया। अब कंपनी की लाइबिलिटी थी 16,000 यूरोस, लेकिन एसेट थी सिर्फ 6,000 यूरोस की। अब क्या करे, और उसमें भी ये सिक्योर डेट होल्डर था। तो इसने क्लेम किया कि यार मेरा लोन पे होना चाहिए, मेरे शेयर्स तो खैर डूब ही गए, शेयर से मेरे को कुछ नहीं आने वाला है ना, लेकिन एटलीस्ट मेरे जो 10,000 के पेड डिबेंचर्स है उसमें से 6,000 तो मेरे को वापस दे दो। तो फिर फाइनली उसके फेवर में डिसीजन आया, जहां पर वहां के हाउस ऑफ लॉर्ड्स के लॉर्ड मैग्नॉगटन ने कहा बिल्कुल सही बात है, क्रेडिटर्स चाहे क्यों ना कह रहे हो अनसिक्योर क्रेडिटर्स कि हमें मिलना चाहिए, सैल्मन और कंपनी तो एक ही है। लेकिन लॉर्ड मैग्नॉगटन ने कहा ऐसा नहीं, सैल्मन अलग है, सैल्मन एंड कंपनी अलग है, एंड एज अ सिक्योर डेट होल्डर सैल्मन को ही पैसा पहले मिलना चाहिए। ठीक है, कमिंग टू कॉर्पोरेट वेल्थ थ्योरी के एक्सेप्शंस, या फिर हम ये कह सकते हैं कि ये थ्योरी भी कभी लिफ्ट होती है। हम तो कहते हैं मेंबर्स अलग है, कंपनी अलग है, मेंबर्स को लाइबल नहीं ठहरा सकते कंपनी ने जो भी कांड किया उसके लिए। पर 5 ऐसे केसेस है जहां पर मेंबर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। कहाँ कहाँ, जब कंपनी किसी बिजनेस एनिमी नहीं, कंट्री के एनिमी के साथ बिजनेस कर रही है, समझ रहे हो। सो टू डिटरमाइन द कैरेक्टर ऑफ द कंपनी वेदर इट इज को एनिमी और फ्रेंड, मेरे साथ एक कंपनी बिजनेस करना चाहती है तो मैं डेफिनेटली उसको कॉर्पोरेट वेल लिफ्ट करके चेक करूंगी कहीं ऐसा तो नहीं उसके फाउंडर्स सब हमारी दुश्मन कंट्री की, लाइक अभी वॉर सिचुएशन थी पाकिस्तान के साथ, तो आई डेफिनेटली चेक कि कहीं सारे पाकिस्तानी तो नहीं है इसके पीछे, है ना। क्या सारे फाउंडर्स पाकिस्तानी हैं, क्या सारे मेंबर्स पाकिस्तानी हैं, या फिर सारा पैसा तो ऐसा नहीं है पाकिस्तान से बन रहा है कि ऐसा तो नहीं रजिस्टर्ड पाकिस्तान में। सो नाउ वी आर लिफ्टिंग कॉर्पोरेट वेल टू चेक आर दे अवर एनिमी, एंड इफ दे आर हम नहीं करेंगे बिजनेस। सो कंपनी के ना तो दोस्त होते हैं ना ही दुश्मन। क्यों, क्योंकि वो नेचुरल पर्सन है, उसका खुद का कॉन्सेंसस नहीं है, उसका खुद का माइंड नहीं है। लेकिन अगर कोई भी कंट्री का एनिमी है तो वो कंपनी का ऑटोमेटिकली एनिमी होगा ही, क्योंकि हम लोग जनरल पब्लिक के इंटरेस्ट को सेट असाइड करके जियो पार्टी पर रखकर, जियो पार्टी का मतलब क्या होता है, उसको अलग थलग रखकर खुद के सिर्फ बिजनेस प्रॉफिट के बारे में कभी नहीं सोचते। एंड दिस वाज हैपन इन डेलमर कंपनी लिमिटेड वर्सेस कॉन्टिनेंटल टायर एंड रबर कंपनी के केस में। ठीक है, एग्जाम पर्सपेक्टिव से, क्वेश्चंस पर्सपेक्टिव से कोई इस तरह का केस बन सकता है जहां पर आपको इनडायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाए, जहां पर आप इस केस का रेफरेंस देकर एक्सप्लेन करेंगे। दिस इज पॉइंट नंबर 1। नंबर 2, इससे तो बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सर्डिनशॉ मैनेजी पैटेट वर्सेस सीआईडी, या फिर ब्रेडेंसन लिमिटेड वर्सेस कमिश्नर ऑफ इनलैंड, या फिर जुगीलाल। ये तीन ना सेम सेम केसेस है। हुआ क्या था, खुद को टैक्स से बचाने के लिए इन्होंने खोल दी डमी कंपनीज या शेल कंपनीज, है ना। और ये शेल कंपनीज में इन्होंने कैपिटल के नाम पे अपना इन्वेस्टमेंट ट्रांसफर कर दिया। अब इन इन्वेस्टमेंट से जो भी रिटर्न आता है वो ये कंपनीज कलेक्ट कर लेती है और वापस दे देती है इन भाई साहब को इन फॉर्म ऑफ लोन, क्योंकि लोन पर तो कोई टैक्स लगता ही नहीं है, लोन आप कितना भी ले लो उस पर टैक्स नहीं लगता। तो इस तरह से ये लोन आता जा रहा है, प्रीपेमेंट कभी हो नहीं रहा है, ये इंटरेस्ट चार्ज कर नहीं रहे, और इसी तरह से कहानी घूमती जा रही है। तो ये जो पूरी इनकम एक्चुअल में इन भाई साहब की थी, वो अब इनकम की जगह लोन की तरह आ रही है। समझ गए। तो फिर ये चारों कंपनीज का कॉर्पोरेट में लिफ्ट करके देखिए भैया पीछे ये अंकल जी कौन है, अच्छा डिंशो मैनेजी बैठे है, पूरा टैक्स इन्हीं से लो, क्योंकि इनकम कंपनी की नहीं है, इनकी खुद की है। नेक्स्ट, टू अवॉइड लीगल ऑब्लिगेशन। कभी कभी कंपनीज इसीलिए भी कुछ ऊपर नीचे करती है कि कोई ना लीगल अमाउंट हमें ना पे करना पड़े और हम दूसरी कंपनी बना लें। तो एक कंपनी ऐसी थी जिसमें वर्कर्स को बोनस देना बहुत कंपलसरी था, लेकिन उन्होंने एक साथ बोनस ही नहीं दिया। ये बोलकर नहीं दिया,
हमारे पास तो पैसे ही नहीं है, हर साल कहाँ से आते हैं? हर साल एक इन्वेस्टमेंट से आते हैं जिस पे इस बार रिटर्न नहीं मिला। रिटर्न क्यों नहीं मिला उस इन्वेस्टमेंट से? जो इन्वेस्टमेंट था क्या वो लॉसेस में? नहीं, वो इन्वेस्टमेंट है ही नहीं अब बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। अच्छा, तो वो इन्वेस्टमेंट बेचा तो पैसा आया होगा, वो कहाँ गया? पैसा भी नहीं आया। तो जब डीप डाउन इन्वेस्टिगेट किया तो पता चला उस कंपनी ने दूसरी कंपनी खोल के उसको अपना इन्वेस्टमेंट ट्रांसफर कर दिया, ताकि ना रिटर्न आएगा ना बोनस देना पड़ेगा। ओके, फाइनली वर्कर्स के फेवर में डिसीजन हुआ और उनको बोनस मिला। So workmen employed in Associate Rubber Industries Limited भावनगर versus Associate Rubber Industries Limited भावनगर। तो वर्कर्स ने कंपनी के अगेंस्ट केस किया था और ऐसे बहुत सारे मिलते जुलते केसेस हुए, सब में वर्कर्स के फेवर पे डिसीजन आ गया। ओके, फॉर्मेशन ऑफ सब्सिडरीज टू एक्ट एज एन एजेंट। सो मर्केंडाइज ट्रांसपोर्ट लिमिटेड, हाँ इसका भी एक दो बार केस पूछा गया। आई वुडंट से इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पर ये पूछा गया, इसको भी छोड़ा नहीं है। सो मर्केंडाइज ट्रांसपोर्ट लिमिटेड वर्सेस ब्रिटिश ट्रांसपोर्ट कमीशन का 1982 का केस है, जब ब्रिटिश ट्रांसपोर्ट कमीशन लाइसेंस ही नहीं दे रही थी इनको ट्रांसपोर्ट के लिए। इन्होंने जब केस फाइल किया और पूछा कि क्यों नहीं दे रहे हो, तो कहा कि भैया तुम पहले भी तो आए थे, तुमको मना कर दिया था लाइसेंस देने के लिए, अब तुमने एक फेक सब्सिडरी बना दी और उस पर लाइसेंस ले रहे हो। तो तुम सिर्फ सब्सिडरी इसीलिए बना रहे हो ना, उसको एजेंट बनाना है, उसको सेपरेट बिजनेस यूनिट नहीं बनाया तुमने। तो ये सब्सिडरी बनाना भी गड़बड़ है, और तुम ये जो चाह रहे हो वो भी पॉसिबल नहीं है। कंपनी फॉर्म फॉर फ्रॉड और इम्प्रॉपर कंडक्ट और टू डिफीट लॉ। गिलफर्ड मोटर कंपनी वर्सेस हॉर्ने का ये केस है, जहां पर हम कह रहे हैं कि क्रेडिटर्स को डिफ्रॉड किया जा रहा था to avoid legal obligations. Now, how does it happen? So, Mr. Horne को कंपनी ने हायर किया एज अ हाई लेवल एम्प्लॉय, और इनको बोला गया कि भाई तुम कोई कॉम्पिटेटिव एक्टिविटी नहीं कर सकते हो। इन्होंने फिर भी एक कंपनी ओपन कर ली अपनी वाइफ और दोस्त के नाम पे, और वहां पे धपाधप बिजनेस कर रहे हैं, कस्टमर्स को सॉलिसिट भी कर रहे हैं। अब ये आपने ना कंपनी बनाई ही लीगल पर्पज के लिए। ओके, तो कोर्ट ने इनके अगेंस्ट डिसीजन दिया, कंपनी बंद करा दी। समझ गए? तो ये 5 केसेस है जहां पर हम लोग कॉर्पोरेट वेल को नहीं ध्यान देते हैं, हम लोग लिफ्ट करके देख लेते हैं पीछे क्या हो रहा है। बाकी हर जगह हम कॉर्पोरेट वेल की बहुत इज्जत करते हैं। ठीक है जी, या नॉन स्टॉप ऑल्दो अभी तक सिर्फ 15-17 मिनट हुए हैं, लेकिन आई थिंक तुम लोग को काफी मजा आ रहा होगा, है ना? काफी कुछ कवर कर लिया हम लोगों ने। यहाँ पर ये नंबर भी देख रहे हैं, मतलब सोचो इतना तो कवर हुआ ही है। Coming to types of company, which is one of the most lengthiest portion of Companies Act, है ना? ये हमारे सिलेबस में भी इसे क्वेश्चन भी पूछा जाता है। लेट मी टेल यू सबसे इम्पोर्टेंट क्या क्या है। ये ये तीनों ना इम्पोर्टेंट है, किसी भी तरह से इनसे क्वेश्चन आ जाता है। अच्छा, इससे नॉर्मली अभी तक तो नहीं आया कभी। इधर से भी अगर मैं बात करूँ तो गवर्नमेंट कंपनी का क्वेश्चन पूछा जाता है ना? डोरमेंट कंपनी का कभी नहीं पूछा जाता था, 2-3 अटेम्प्ट से बड़ा फेवरेट हुआ पड़ा ही है। सेक्शन 8 कंपनी वैसे भी इंपॉर्टेंट है। ये 3 ठीक है, मतलब एक बार पीएफआई पूछा गया, ज्यादा नहीं पूछा गया। फॉरेन कंपनी तो मुझे याद है एक बार आरटीपी में था, बाकी एग्जाम में कभी नहीं है। निधि कंपनी तो कभी कहीं नहीं दिखा मुझे। ओके, लिस्टेड एक बार था, उसमें अमेंडमेंट आया था इसलिए एक बार पूछा गया था, बाकी वो भी नहीं पूछा गया। अगर मैं इधर से भी स्पेसिफिकली बात करूं तो छोटे से क्वेश्चन के कुछ हिस्से होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी से, तो लेकिन हाँ ये क्वेश्चंस काफी बार बनता है। प्राइवेट कंपनी से भी बनता है क्वेश्चन, स्मॉल कंपनी से भी बनता है, 1% कंपनी का भी आता है, और होल्डिंग सब्सिडी और एसोसिएट तो कितनी ही बार पूछी जा चुकी। ठीक है, चल ना। सो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर एक ऐसी कंपनी है जिसमें मेंबर्स की लाइबिलिटी होती है सिर्फ अनपेड अमाउंट ऑफ शेयर वैल्यू। ओके, और जो भी डेट्स का मीटिंग होगा, शेयर होल्डर्स को जो भी डिसीजन लेने होते हैं, दे आर काइंड ऑफ को-ओनर्स ऑफ द कंपनी, तो ये डेफिनेटली इन्वॉल्व हो सकते हैं डिसीजन मेकिंग में। नाउ कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी एक ऐसी कंपनी है जहां पर मेंबर्स की लाइबिलिटी तब चालू होती है जब कंपनी बंद हो जाती है। गारंटी कंपनी में शेयर कैपिटल के साथ भी हो सकती है, बिना उसके भी हो सकती है, लेकिन गारंटी कंपनी के अंदर मेंबर्स की लाइबिलिटी जनरली कब चालू होती है? जब कंपनी बंद होती है। सो नरेंद्र कुमार अग्रवाल वर्सेस सरोज मालू के केस में ऐसा था कि कंपनी ने शेयर होल्डर से पैसे मांगे, तो कंपनी के शेयर होल्डर कहते हैं यार आप हमेशा से ही हमसे मांगते रहते हो, अब तो कंपनी बंद हो रही है, अब तो गारंटर से पैसा मांग लो। तो फिर कोर्ट ने डिसीजन लिया ऐसा नहीं है, जब तक कहीं से भी कोई भी अमाउंट अनपेड पड़ा है
पहले कंपनी वही रिकॉल करेगी और फिर लास्ट में जब सब रास्ते बंद हो जाएंगे तब गारंटर्स का रास्ता खुलेगा। ठीक है। अनलिमिटेड कंपनी, अनलिमिटेड कंपनी एज पर सेक्शन 292 एक ऐसी कंपनी है, एक सेकेंड ना बच्चों, एक ही सेकेंड। सो सॉरी गाइस। ओके, कहाँ थे हम लोग? ये अनलिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी। सो इसमें मेंबर्स की लाइबिलिटी स्टार्टिंग तब होगी, मतलब अनलिमिटेड तब होगी जब कंपनी बंद बंद हो जाएगी। तो मेंबर की लाइबिलिटी खत्म कब होगी? जब वो मेंबर ही नहीं रहेगा। वो जब तक मेंबर है तब तक वो लाइबल है। सो मेंबर्स की लाइबिलिटी पे देयर इज नो लिमिट। Liability of member will end when he ceases to be the member. Liability is not unlimited until the time company is not wind off. जब तक कंपनी बंद नहीं होगी तब तक मेंबर की लाइबिलिटी खत्म नहीं होगी। मेंबर कैन बी कॉल्ड टू कंट्रीब्यूट ओनली इन द इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी। जब कंपनी बंद हो रही होगी ना तभी मेंबर्स को कॉल करेंगे, भैया तुम पैसा इन्वेस्ट करो। ठीक है। हर एक मेंबर की लाइबिलिटी उतनी होगी जितना कंपनी का टोटल डेट है या कंपनी की टोटल लाइबिलिटी है। हाउएवर ही कैन क्लेम कंट्रीब्यूशन फ्रॉम अदर मेंबर्स। बाकी के मेंबर से भी कंट्रीब्यूशन आप इकट्ठा कर सकते हो। सो अनलिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी में कोई लाइबिलिटी नहीं होती मेंबर्स की। लाइबिलिटी कब खत्म होगी? जब ही सीजेस टू बी द मेंबर। लाइबिलिटी इज नॉट लिमिटेड अंटिल द टाइम इज नॉट राउंडेड ऑफ। एंड हर एक मेंबर की लाइबिलिटी कंपनी के टोटल डेट तक क्या होगी? एक्सटेंड हो सकती है। ठीक है। अब आते हैं हम एक इम्पॉर्टेंट टाइप ऑफ कंपनी पे जिससे कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, दैट इज वन पर्सन कंपनी। एक सिंगल पर्सन मेंबर होगा, कोई लिमिट नहीं है यहाँ पर कैपिटल कितना होना चाहिए कितना नहीं होना चाहिए। वन पर्सन कंपनी का जो मेमोरेंडम है उसमें पर्सन का नाम होगा हु इज द सब्सक्राइबर, और एक और पर्सन का नाम होगा जो सब्सक्राइबर के इनकैपेसिटी या डेथ पे कंपनी का मेंबर बनेगा, है ना। इसी को हम बाद में क्या कहेंगे? नॉमिनी। ना, जिसका भी नाम हम लोग मेमोरेंडम में लिख रहे हैं जो अदर पर्सन है उसका हमें प्रायर रिटर्न कंसेंट चाहिए होगा। नॉमिनी आप एवं किसी को नहीं बना सकते, उसका अप्रूवल चाहिए होता है कि हाँ मैं नॉमिनी बनने को रेडी हूँ। ओके। ये पर्सन कभी भी चाहे तो अपना नाम विड्रॉ कर सकता है कंपनी से, और कंपनी का जो सब्सक्राइबर है या मेंबर है वो भी कभी भी अगर चाहे तो नोटिस देकर उसका नाम बदल सकता है। ठीक है। उसे कभी भी लगता है यार ये तो मेरे को मार के मेंबर बन जाएगा, मुझे इसको नहीं बनाना है मेंबर, ही कैन चेंज इट। ये जो नाम में चेंज हो गया इसे मेमोरेंडम का ऑल्ट्रेशन नहीं माना जाता है। आप कितनी भी बार नाम बदल सकते हो, इजीली हो जाएगा। अब कौन सा पर्सन है जो वन पर्सन कंपनी क्रिएट कर सकता है? सबसे पहली चीज नेचुरल पर्सन होना चाहिए, यानी कि कोई और कंपनी वन पर्सन कंपनी नहीं बना सकती। नेचुरल पर्सन होना चाहिए, इंडियन सिटीजन होना चाहिए, रेजिडेंट हो ना हो फर्क नहीं पड़ता। ओके, पहले रेजिडेंट भी होना जरूरी था, अब नहीं फर्क पड़ता। तो नेचुरल पर्सन और इंडियन सिटीजन तो होना ही चाहिए, तभी वो वन पर्सन कंपनी का मेंबर बन सकता है या फिर नॉमिनी बन सकता है। एक पर्सन एक से ज्यादा वन पर्सन कंपनी के वो ना तो इनकॉर्पोरेट कर सकते हो ना ही नॉमिनी बन सकते हो। माइनर ना तो मेंबर बन सकता है ना ही नॉमिनी बन सकता है। Such company cannot be incorporated or converted into Section 8 कंपनी। भैया वन पर्सन कंपनी का कंसेप्ट ही इसलिए लाया, बिजनेस बढ़ाना था, पैसा चाहिए था, और उसको सेक्शन 8 कंपनी में कन्वर्ट करके क्या ही कर लेंगे। सिमिलरली एक सिंगल पर्सन पे तब भरोसा नहीं कर सकते, इसलिए ये कंपनी कोई भी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल या इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज का हिस्सा नहीं बन सकती है। राइट, इट हैज टू मच ऑफ मनी। कभी भी अगर किसी पॉइंट पे लगता है कि वन पर्सन कंपनी के किसी भी ऑफिसर ने कोई भी रूल कॉन्ट्रीवीन किया है तो उसे 10,000 रुपए तक का पेनल्टी लग सकता है। एंड अगर वो फर्दर कंटिन्यू कर रहे हो डिफॉल्ट तो 1,000 रुपए पर डे का पेनल्टी भी लग सकता है। ठीक है। सो वन पर्सन कंपनी का क्यों बनाया गया? ताकि बिजनेस को बढ़ावा मिल सके,
प्राइवेट कंपनी होती है एक तरीके से, एंड प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट को सिंप्लीफाई कर दिया है। ये भी एक सेपरेट लीगल एंटिटी है विद लिमिटेड लायबिलिटी। प्राइवेट कंपनी क्या होती है? एक ऐसी कंपनी जिसमें मिनिमम कैपिटल जो दिया हुआ है वो होना चाहिए, है नहीं फिलहाल कुछ, जिसमें शेयर्स आप फ्रीली ट्रांसफर नहीं कर सकते हो। तो उसके मेमोरेंडम, इसके आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में पहला रिस्ट्रिक्शन क्या है? ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर। दूसरा, एक्सेप्ट 1% कंपनी, बाकी जितनी भी प्राइवेट कंपनीज है उसमें मैक्सिमम 200 ही मेंबर्स हो सकते हैं। 200 के ऊपर गया कि डीम्ड पब्लिक कंपनी हो जाती है, समझ गया? तो मैक्सिमम 200 मेंबर्स हो सकते हैं। लेकिन हाँ, जो जॉइंट होल्डर्स हैं उनको वन काउंट करेंगे, एम्प्लॉइज और एक्स एम्प्लॉइज को काउंट नहीं करेंगे। हाँ, किसी ने जॉब छोड़ने के बाद शेयर्स मार्केट से खरीदे, वो तो पॉसिबल ही नहीं है ना, प्राइवेट कंपनी के शेयर्स कहाँ से खरीद लोगे? तो इसलिए एम्प्लॉइज एक्स एम्प्लॉइज को काउंट नहीं करना है। ओके, शेयर्स फ्री ट्रांसफरेबल होते ही नहीं है। एंड पब्लिक को ये इनवाइट नहीं कर सकती कि तुम आओ हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करो। ओके, सो प्राइवेट कंपनी में मिनिमम पेड अप रिक्वायरमेंट का कुछ दे नहीं रखा है, लेकिन मिनिमम 2 मेंबर्स होते हैं, 1% कंपनी में एक ही होता है। मैक्सिमम 200 हो सकते हैं, 200 के ऊपर कभी भी मेंबर्स नहीं हो सकते, ठीक है? लेकिन उसमें एम्प्लॉइज एक्स एम्प्लॉइज को काउंट नहीं करते, 200 के ऊपर वो एम्प्लॉइज एक्स एम्प्लॉइज हो सकते हैं। ट्रांसफरिंग ऑफ शेयर्स इज डेफिनेटली रिस्ट्रिक्टेड। It also prohibit the invitation to subscribe the securities of the company. ठीक है? प्राइवेट कंपनी में स्मॉल कंपनी भी आ जाता है और 1% कंपनी भी आ जाता है। स्मॉल कंपनी क्या होता है? कोई भी कंपनी जिसमें 4 करोड़ के ऊपर का टर्नओवर नहीं हो, एंड 4 करोड़ से ऊपर जिसका कैपिटल नहीं हो, और जिसका टर्नओवर 40 करोड़ से ऊपर ना हो। टू मच। एक ऐसी कंपनी जिसका साल भर का टर्नओवर 40 करोड़ के ऊपर ना हो और पेड अप कैपिटल 4 करोड़ के ऊपर ना हो, तो हम उसे स्मॉल कंपनी कहते हैं। उसके ऊपर वालों को कंपनी कहते हैं ना, स्मॉल थोड़ी हुई वो। नेक्स्ट, पब्लिक कंपनी क्या होती है? ऐसी कंपनी जो प्राइवेट कंपनी नहीं है, और सेक्शन नंबर 7 ने यहाँ पर बोला था एक ऐसी कंपनी जो कि प्राइवेट कंपनी नहीं है और उसमें मिनिमम 7 सब्सक्राइबर्स हैं जो लॉफुल बिजनेस कर रहे हैं। तो उसी से हमें पता लगता है मिनिमम मेंबर यहाँ पर 7 है, मैक्सिमम की तो कोई लिमिट है नहीं, और यहाँ पे कम से कम 3 डायरेक्टर्स चाहिए होते हैं हर समय। अगर कोई कंपनी पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी है तो वो डीम्ड पब्लिक कंपनी है। ओके, सो 3(1)(a) में बोला गया है कि a company which is formed for any lawful purpose by 7 or more persons, it is known as public company. ठीक है जी। होल्डिंग सब्सिडरी, एक ऐसी कंपनी जिसकी एक से ज्यादा सब्सिडरी कंपनी है तो उसे हम होल्डिंग कंपनी कहते हैं। सब्सिडरी कंपनी एक ऐसी कंपनी है जिसमें होल्डिंग कंपनी ने या तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कंट्रोल किया हुआ है या फिर टोटल शेयर कैपिटल का 1/2 से ज्यादा कंट्रोल किया। ओके, provided that such class or classes of holding company as may be prescribed. So layers of subsidiary company beyond obvious numbers, that is considered as subsidiary company. ठीक है? So a company shall be deemed to be a subsidiary company of holding company even if उसने कंट्रोल किया हुआ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को या फिर उसकी एक से ज्यादा सब्सिडियरी कंपनी है। जो भी कॉम्पोजिशन है कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का, उसे भी दूसरी कंपनी कंट्रोल कर सकती है, अपॉइंट कर सकती है, रिमूव कर सकती है, उसे हम कहते हैं कंट्रोल करना। ठीक है ना? अगर कोई भी प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी है तो उसे भी हम पब्लिक कंपनी की तरह ही ट्रीट करते हैं ना। कोई भी कंपनी प्राइवेट कंपनी क्यों बने रहना चाहती है? रूल्स रेगुलेशन थोड़े से कम लगते हैं, पब्लिक कंपनी पे थोड़े ज्यादा लगता है ना। एसोसिएट कंपनी, कोई भी कंपनी का अगर किसी दूसरी कंपनी पे सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है लेकिन वो उसकी सब्सिडरी नहीं है तो उसे हम कहेंगे एसोसिएट कंपनी। इसमें जॉइंट वेंचर कंपनी भी इंक्लूडेड होती है। सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस मतलब मिनिमम 20% या उससे ज्यादा की होल्डिंग, टोटल वोटिंग पावर का 20% या उससे ज्यादा की होल्डिंग, तो उसे हम कहते हैं सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस मतलब एसोसिएट कंपनी है। तो पेड अप इक्विटी कैपिटल प्लस कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, इसे भी इससे टोटल शेयर कैपिटल निकल जाता है। ठीक है, अब लिस्टेड कंपनी क्या होती है? लिस्टेड कंपनी वो सारी कंपनीज हैं
जो किसी भी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हो चुकी है। लेकिन अगर कोई कंपनी इन प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग है तो हम उसे लिस्टेड नहीं कहेंगे। अनलिस्टेड कंपनी कौन सी कंपनी होती है? जो लिस्टेड नहीं है वो सब अनलिस्टेड ही है। समझे? नेक्स्ट, व्हाट इज अ गवर्नमेंट कंपनी? गवर्नमेंट कंपनी एक ऐसी कंपनी है, हाँ इंपॉर्टेंट जरूर है, ये बहुत ध्यान से देखना, पता नहीं कि इसमें बच्चे थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं। गवर्नमेंट कंपनी एक ऐसी कंपनी है जिसमें मिनिमम 51%, देखो होल्डिंग सब्सिडरी में 50% के ऊपर ही हो जाता है, यहाँ पे 51% है। यानी अगर किसी के पास 100 रुपए का कैपिटल है, अगर गवर्नमेंट कंपनी चाहिए तो 51 तो चाहिए ही चाहिए, वहां पर 50.1 पे भी आप बन जाते हो, होल्डिंग सब्सिडरी रिलेशन ले लेते हो। ओके, सो नॉट लेस देन 51%, यानी एग्जैक्ट 51 या उससे ऊपर चलेगा। जो हेल्ड किया या तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने या स्टेट गवर्नमेंट ने या दोनों ने मिलकर, ठीक है। गवर्नमेंट कंपनी में वो भी सारी कंपनीज आती है जो किसी और गवर्नमेंट कंपनी की सब्सिडरी है। अब इसको बहुत ध्यान से समझना। ए लिमिटेड एक कंपनी है जिसमें 51% गवर्नमेंट ने होल्ड किया हुआ है, तो ये क्या है? गवर्नमेंट कंपनी है। इसकी एक सब्सिडरी है बी लिमिटेड, जिसमें स्टेट गवर्नमेंट ने 20% होल्ड किया हुआ है, लेकिन ए लिमिटेड के पास इसके 60% शेयर्स है। मान लो एग्जैक्ट 50.1% शेयर है ना, तो क्या होगा? बी लिमिटेड इसकी सब्सिडरी है, और गवर्नमेंट कंपनी की अगर कोई कंपनी सब्सिडरी है तो वो डीम्ड गवर्नमेंट कंपनी बन जाती है। समझ गए? अगर कोई भी कंपनी गवर्नमेंट कंपनी की सब्सिडरी है तो वो डीम्ड गवर्नमेंट कंपनी ऑटोमेटिकली बन जाती है। नेक्स्ट, so government company at least 51% of paid up share capital is held by central government और state government और दोनों का मिलाकर, लेकिन subsidiary of government company is deemed government company. Next, what do we mean by foreign company? foreign company एक ऐसी कंपनी होती है जिसका प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में होता है, थ्रू एजेंट, फिजिकली, इलेक्ट्रॉनिकली, और जो बिजनेस एक्टिविटी भी इंडिया में कर रही है, लेकिन वो फाउंडर रजिस्टर्ड हुई है इंडिया के बाहर। ठीक है, पैसा इंडिया में कमा रहे हैं, बनी इंडिया के बाहर है, फॉरेन कंपनी। कमिंग टू सेक्शन 8 कंपनी, कैसी कंपनी जो बनती ही अपने ऑब्जेक्टिव को प्रमोट करने के लिए, इट कुड बी एनी कॉमर्स, साइंस, आर्ट्स, स्पोर्ट्स, एजुकेशन, रिसर्च, वेलफेयर, एनी रिलीजन, एनी चैरिटी और एनी काइंड ऑफ गेम्स, स्पोर्ट्स वो आएगी उसमें। ठीक है, तो ये अपने ऑब्जेक्टिव को प्रमोट करने का काम करती है। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है बीसीसीआई, है ना, हमारा क्रिकेट क्लब। सो क्रिकेट क्लब ऑफ इंडिया जो है वो प्रमोट करता है अपने ऑब्जेक्टिव को, और उस पैसे को उसी में यूज कर सकते हैं, अपने मेंबर्स को भी डिविडेंड नहीं दे सकते। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट जैसे ही लाइसेंस इशू कर लेती है, बहुत सारे बेनिफिट मिलते हैं सेक्शन 8 कंपनी को, तो ये ध्यान रखना पड़ता है कि वो कॉन्ट्रीब्यूट ना करते। ओके, नेक्स्ट, रजिस्ट्रार एप्लीकेशन देकर रजिस्टर कर सकता है। सच पर्सन एंड सच एसोसिएशन एज सेक्शन 8 कंपनी, रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है, नहीं तो भाई प्रिविलेजेस नहीं मिलता। वैसे कंपनी नहीं बन सकती बिना रजिस्ट्रेशन के। लाइसेंस सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो कभी भी रिवोक कर सकते हैं, अगर उन्हें दिख जाता है कंपनी रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो नहीं कर रही है तो। नाम के पीछे वो लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड भी ज्वाइन करवा सकते हैं। अभी तक तो हम कहते थे गवर्नमेंट कंपनी में हम लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड नहीं लगाते, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डर दे सकती है। ठीक है, नेक्स्ट, सो द लाइसेंस इज रिवोक्ड फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट में इन पब्लिक इंटरेस्ट, और कभी भी कोई भी कंपनी दूसरी कंपनी में अमलगमेट हो सकती है और वो सारे राइट्स और इंटरेस्ट एज इट इज रहते हैं। पेनल्टी, अगर कभी भी कोई भी कंपनी कोई भी रूल को कॉन्ट्रवीन करती है, 10 लाख रुपीज तक का फाइन लग सकता है, जिसको हम एक्सटेंड कर सकती है गवर्नमेंट 1 करोड़ तक। डायरेक्टर्स और जो भी ऑफिसर्स डिफॉल्ट कर रहे हैं उनको 25,000 से 25 लाख तक का पेनल्टी लग सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कितना बड़ा डिफॉल्ट किया। ठीक है, तो क्विकली देख लो, एक ऐसी कंपनी जो इस पर्पस के लिए फॉर्म हुई है, वो अपने मेंबर्स को डिविडेंड डिक्लेयर कर सकती है, स्पेशल लाइसेंस लेकर ये ऑपरेट कर सकती है। नाम के पीछे लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर कुछ रूल्स थोड़े तो लगाने पड़ सकते। नेक्स्ट, डॉलमेंट कंपनी, एक ऐसी कंपनी जिसमें कोई सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं हुआ और इसलिए वो कंपनी इनएक्टिव है।
तो रजिस्ट्रार को एप्लीकेशन देकर हम लोग डोमेन स्टेटस ले सकते हैं। इनएक्टिव मतलब एक ऐसी कंपनी जिसने पिछले 2 फाइनेंशियल ईयर्स से कोई सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं किया। ओके, सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन मतलब रजिस्ट्रार की फीस दी, वो तो कंपल्सरी है ना, बिना उसकी कंपनी फॉर्म नहीं होती। पेमेंट टू फुलफिल रिक्वायरमेंट्स ऑफ अकाउंट्स एंड अदर लॉस। नेक्स्ट, जो भी सैट की रिक्वायरमेंट है उसके लिए हमने शेयर्स इशू किए हैं, उसका खर्चा कर लिया है, या फिर ऑफिस मेंटेनेंस एक्सपेंसेस, वो सब वैलिड है। इन सारे ट्रांजैक्शन को कहते हैं सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन। ठीक है, तो ये कोई भी नहीं हो, मतलब ये जो है ना, इन चारों के अलावा ये चारों हुए तो चलेगा, दीज आर नॉट सिग्निफिकेंट, ये तो कंपल्सरी रजिस्टर की फीस देनी पड़ेगी, कंपनी चलानी है तो, है ना, लॉ की रिक्वायरमेंट फुलफिल करनी पड़ेंगे, शेयर्स अलॉटमेंट के एक्सपेंसेस बियर करनी पड़ेंगे, ऑफिस मेंटेनेंस करना पड़ेगा। इसके अलावा कुछ भी हुआ तो वो है सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन, और वो अगर हो जाए तो फिर कंपनी ना इनएक्टिव रहती है ना ही डोरमेंट। इस पर इस टाइम में भी क्वेश्चन पूछा गया है ना, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था, अच्छा था। नेक्स्ट, निधि कंपनी क्या होती है? एक ऐसी कंपनी जो मेंबर्स में एक हैबिट डलवाती है कि भैया तुम खर्चा कम करो, पैसा बचाओ। ओके, सब्जेक्ट क्या है? कॉस्ट कटिंग करना, मेंबर से सेविंग करवाना, पैसा रिसीव करना और इकट्ठा करना। नेक्स्ट, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस या पीएफआई। पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस कौन कौन से होते हैं? एलआईसी, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, आईडीएफसी, यूटीआई, क्योंकि ये बड़े बड़े फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं ना जिसमें गवर्नमेंट का स्टॉक होता है, वो होता है पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो यहाँ पर सिंपल सी इन्होंने वही बात बोली है कि कोई भी इंस्टीट्यूशन जो पहले गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, और फिर 51% उसने डेफिनेटली गवर्नमेंट ने कंट्रोल किया हुआ, बट स्पेस हो बाकी काम। ठीक है, यहाँ पर तुम्हारा पीएफआई खत्म और टाइप्स ऑफ कंपनीज भी खत्म। कुछ भी डाउट है, यू गाइस कैन रीच टू मी, डीएम कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, जस्ट रीच टू मी, आई विल गोना ट्राई एंड सॉल्व ऑल योर डाउट्स। इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी, कंपनी का इनकॉर्पोरेशन कैसे होता है, कौन करता है? तो सबसे पहले कंपनी का आइडिया, कंपनी को जन्म देने का आइडिया होता है प्रमोटर्स का। सो प्रमोटर्स आर द पीपल हु थिंक
2 मिनट अभी हम लोग रुकेंगे, 2 मिनट में कुछ भी अगर डाउट है, कुछ भी अगर क्वेरी है तो पूछ लेना। 2 मिनट बाद फटाफट वापस शुरू करते हैं। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं, 2 मिनट रुक कर अभी। हाँ जी, चलिए चलते हैं कैपिटल पे। सो क्लासिफिकेशन ऑफ कैपिटल से शुरू करते हैं। सो लॉ में uh, जो कैपिटल है उसका अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग मीनिंग है ना। अकाउंटेंट्स के लिए मीनिंग अलग है, बिजनेसमैन के लिए अलग है, लॉयर्स के लिए अलग है। सो कंपनी जो कि लिमिटेड बाय शेयर्स होती है उसमें कैपिटल वर्ड का सबके लिए अलग अलग मीनिंग होता है, शेयर कैपिटल का अपना एक मीनिंग होता है। So the capital or the figure in the terms of so many rupees divided into the shares and fixed by the amount. So basically जो भी contribution होता है persons का वो common stock की तरह होता है and the proportion of capital to each member is entitled in a share. ठीक है, so इसलिए हम कहते हैं शेयर इज नॉट जस्ट द सम ऑफ मनी, इट इज इंटरेस्ट मेजर्ड इन सम ऑफ मनी। किसी भी पर्सन का कितना इंटरेस्ट होगा मॉनेटरी फॉर्म में हम मेजर कर देते हैं। तो जो कंपनी लॉ है उसमें कैपिटल टर्म को यूज किया गया है अलग अलग सेंसेस में, लेकिन यहाँ पर हाईली जो चीज यूज की गई है वो सबसे पहले ऑथोराइज या नॉमिनल कैपिटल है, जो कि होता है कंपनी के मेमोरेंडम में लिखा हुआ कि कंपनी का टोटल ऑथराइज कैपिटल कितना होगा, नॉमिनल कैपिटल कितना होगा, और वो कैसे लिखा हुआ होता है, लाइक नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय प्राइस पर शेयर इज इक्वल्स टू टोटल कैपिटल। ठीक है, तो टोटल कैपिटल लिखा होगा, जितना टोटल कैपिटल होता है उसी के अकॉर्डिंग कंपनी का स्टैम्प ड्यूटी लगता है। तो कंपनी ऐसा नहीं एब्रप्टली बहुत ज्यादा लिख देता है ऑथराइज कैपिटल, उसमें भी सेट लिमिट होती है। ठीक है, कंपनी का इशूड कैपिटल कितना होगा। सो सेक्शन 250 डिफाइन करता है कंपनी का इशूड कैपिटल। इशूड कैपिटल इज बेसिकली क्या होगा, वो अमाउंट ऑफ कैपिटल है जो कंपनी में सब्सक्राइब किया जाता है, मतलब द कंपनी ऑफर्स टू द पब्लिक कि यार तुम इतना कैपिटल है, तुम हमारी कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हो, दैट इज इशूड कैपिटल। देन कमिंग टू सब्सक्राइब कैपिटल, जो ऑफर किया है कंपनी में, वो लोगों ने अगर पूरा ले लिया तो 100% सब्सक्रिप्शन होता है, पूरे से भी ज्यादा लोग मांग रहे हैं ओवर सब्सक्रिप्शन हो जाता है, पूरे से कम लोग मांग रहे तो हम कहते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन हो गया। सो कंपनी ने तो ऑफर कर दिया, लोगों ने लिया कितना, दैट इज सब्सक्राइब कैपिटल। कॉल्ड अप, सब्सक्राइब में भी क्या पूरा पैसा कंपनी ने मंगवा लिया, अगर हाँ तो पूरा ही कॉल्ड अप है, कंपनी ने आधा मंगवाया तो आधा कॉल्ड अप है।
और जितना मंगवाया उसमें से एक्चुअली लोगों ने कितना पे किया, वो है पेड अप कैपिटल। इससे भी एक ही बार क्वेश्चन पूछा गया और ये कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए तुम लोग को ना। शेयर्स के लिए एक क्वेश्चन है जो कई बार पूछा गया है, अ शेयर इज नॉट अ सम ऑफ मनी बट इट इज इंटरेस्ट मेजर्ड बाय सम ऑफ मनी। ऐसा क्यों कहा गया है? क्योंकि देखो सिंपल सी चीज है, कंपनी में किसी भी पर्सन का राइट डिफाइन करता है शेयर। वो सिर्फ ये नहीं है कि तुमने कितना पैसा लगा दिया, इट इज मोर लाइक कि कंपनी में अगर प्रॉफिट होगा तो तुम्हें कितना बेनिफिट है, लॉस हुआ तो तुम्हारा कितना नुकसान है। तो इसलिए हम शेयर को ये नहीं कह सकते यार ये सिर्फ पैसे का इक्विवेलेंट है, ये आपकी इंटरेस्ट का इक्विवेलेंट है कि आप कंपनी में कितने ज्यादा इंटरेस्टेड हो, कंपनी के एसेट्स में कितने इंटरेस्टेड हो, लाइबिलिटीज में कितने इंटरेस्टेड हो। दैट इज द शेयर व्हाट इट इज गोइंग टू बी डिफाइंड। ठीक है, so why we say it is interest measured in sum of money. So you should note that the shareholders are not in the eyes of law owners, they are not owners obviously. However जो शेयर होल्डर है उनका जो अमाउंट ऑफ कैपिटल है वो तो कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी पर ही डिफाइन करता है। ओके, दे डू नॉट हैव एनी डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्चुअल राइट इन इंटरफेयरिंग इन द डिसीजन ऑफ द कंपनी। तो ऐसा नहीं ना फिर वो मैनेजमेंट चाहिए कंपनी का इसलिए वो शेयर्स ले रहे हैं, बल्कि उनको कंपनी से कुछ तो रिटर्न्स चाहिए, उसके लिए वो कंपनी का शेयर करें। एज पर सेक्शन 44, यस शेयर्स डिबेंचर्स दोनों ही कंपनी में मूवेबल प्रॉपर्टी होते हैं और ट्रांसफरेबल भी होते हैं। सेक्शन 45 कहता है कि शेयर्स को हमें प्रॉपर्ली नंबर्ड करना चाहिए, लेकिन ये ना एंशियंट बात है। वाई से इट इज एंशियंट? क्योंकि अब तो सारे ई फॉर्म में होते हैं शेयर, सारे इलेक्ट्रॉनिक शेयर्स होते हैं, कोई नंबरिंग वंबरिंग की जरूरत नहीं होती, वो सारे डिपॉजिटरी के पास चल जाता है, तो उसमें अब नंबरिंग की जरूरत नहीं है। दो तरह के शेयर्स होते हैं, इक्विटी एंड प्रेफरेंस। जहां इक्विटी शेयर होल्डर कंपनी के डिसीजंस को इफेक्ट करते हैं, वहीं पे प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को दो प्रेफरेंसेस मिलते हैं, एक तो डिविडेंड प्रायोरिटी पे पहले इनको मिलेगा, और दूसरा कंपनी जब वाइंड अप होगी तो रीपेमेंट के लिए भी पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स एलिजिबल होते हैं। ठीक है, सो इक्विटी शेयर होल्डर को क्योंकि डिसीजन मेकिंग पावर है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को प्रायोरिटी मिलती है डिविडेंड देने में और रीपेमेंट। नेक्स्ट, coming to the last segment, memorandum of association and articles of association of the company. memorandum of association of company होता क्या है? memorandum of association of company कंपनी का बेसिकली चार्टर है। ये डिफाइन करता है कि कंपनी का कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, कंपनी का स्कोप क्या है, कंपनी के पावर्स क्या क्या है, और ये इस्टेब्लिश करता है कंपनी में एक सेट ऑफ रूल्स कि कंपनी ये कर सकती है, नहीं कर सकती है, विद द होल एडिफिस ऑफ द कंपनी। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का, कि भैया ये जो फॉर्म हुआ है ना, इसमें ये आइडेंटिफाई करे कि इसका प्रॉपर स्कोप कितना है, इसके ऑपरेशंस क्या है, कौन से एक्शन है जो बियॉन्ड जा सकते हैं इसके, ये सारी चीजें उसमें डिफाइन होगी। ये एनेबल करता है शेयर होल्डर्स को, क्रेडिटर्स को और उन सारे लोगों को जो कंपनी के साथ डील करते हैं कि पावर्स क्या क्या है, एक्टिविटीज क्या क्या है जिसमें ये एंगेज हो सकता है। ठीक है, कंपनी का जो मेमोरेंडम है वो कंपनी के लिए पब्लिक डॉक्यूमेंट है। सेक्शन 399 कहता है कि कोई भी पर्सन जो कंपनी के साथ एंटर कर रहा है किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में, उसे नॉलेज होना चाहिए। हम ये मान लेते हैं कि भैया तुमको हमारे मेमोरेंडम का नॉलेज है, नहीं तो तुम पैसे ही क्यों इन्वेस्ट करोगे अगर तुम्हें पता ही नहीं हम क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते। सो फॉर दैट पर्पस कि जो बंदा अपना पैसा डाल रहा है उसे पता हो कि वो क्या कर रहा है पैसों का, कंपनी वो मेमोरेंडम में लिख देते हैं और हम मान लेते हैं कि उसने पढ़ाई होगा। कोई भी चीज जो मेमोरेंडम के बियॉन्ड जाती है उसे कहा जाता है अल्ट्रा वायर्स, और वो चीज वॉइड होती है, मतलब उसका कोई लीगल इम्प्लीकेशन नहीं होता है। ठीक है, मेमोरेंडम का फॉर्मेट चाहिए तो टेबल ABCD से निकाला जा सकता है, कंपनी जिस टाइप की होगी उस तरह का मेमोरेंडम का फॉर्मेट हो जाएगा। कंपनी के मेमोरेंडम के कंटेंट में सबसे पहला होता है नेम क्लॉज। नेम क्लॉज में ये नहीं लिखा हुआ है कि क्या नाम होना चाहिए, लिखा हुआ है कि कंपनी के नाम के पीछे लिमिटेड लगाना है अगर पब्लिक कंपनी है तो, प्राइवेट लिमिटेड लगाना है अगर प्राइवेट कंपनी है तो, 1% कंपनी है तो OPC या 1% कंपनी लगाएंगे हम लोग, और हम अगर सेक्शन 8 कंपनी है तो नाम के पीछे आप ट्रस्ट या इलेक्ट्रॉल ट्रस्ट जैसे वर्ड्स यूज कर सकते हो। यू कैन आल्सो यूज फेडरल काउंसिल चैम्बर्स एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है, सो स्टेट जहां पर भी ये कंपनी रजिस्टर्ड होगी उस स्टेट का नाम लिखना है, जिसे हम बोलते हैं रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज। तो यहाँ पर स्टेट मेंशन करना जरूरी है। ऑब्जेक्ट क्लॉज के अंदर कंपनी क्या क्या कर सकती है उसका पूरा वर्णन होना चाहिए, और कोई भी चीज जो कंपनी के ऑब्जेक्ट के बियॉन्ड है वो कंपनी नहीं कर सकती।
हाँ, लेकिन अगर कंपनी ने अपने ऑब्जेक्ट क्लॉज में कुछ भी चेंजेस किए हैं, जैसे मेन एक्टिविटी बदल गई है, तो उस केस में 6 महीने के अंदर अंदर नाम में भी परिवर्तन लाना पड़ेगा, चेंजेस लाने पड़ेंगे इन केस देयर आर एनी। ठीक है। द लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर्स ऑफ द कंपनी इज लिमिटेड। अगर कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स है तो, गारंटी कम नहीं है तो भी लाइबिलिटी तो लिमिटेड ही कंसिडर की जाएगी, लेकिन अगर अनलिमिटेड लाइबिलिटी है तो मेंशन होना जरूरी है। इंडिया में वैसे बहुत ज्यादा अनलिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी होती नहीं है। ऑथराइज कैपिटल या कैपिटल क्लॉज क्या होता है? ये एक ऐसा क्लॉज है जिसमें टोटल कैपिटल लिखा होता है, इतने शेयर्स इतने रुपए के टोटल कैपिटल इतना मेमोरेंडम में मेंशन होता है। एंड डिजायर ऑफ द सब्सक्राइबर टू फॉर्म द कंपनी। सो मेमोरेंडम कंक्लूड करता है एसोसिएशन क्लॉज को कि हर एक सब्सक्राइबर जो है मेमोरेंडम का, उसके पास एटलीस्ट एक शेयर होगा ही। तो नाम, नंबर ऑफ शेयर्स, ये सब कुछ मेंशन करने होंगे। ठीक है। सो नेम ऑफ द कंपनी हमें स्पेसिफाई करना है, एड्रेस स्पेसिफाई करना है, ऑब्जेक्ट क्या है वो मेंशन करना है, लाइबिलिटी कितनी है मेंबर्स की, दैट नीड्स टू बी वेरीफाइड। टोटल ऑथोराइज कैपिटल कितना है कंपनी का, यानी कि कौन से शेयर्स है, पर शेयर का प्राइस कितना है, और कंपनी के सब्सक्राइबर्स कौन कौन है ना। सब्सक्रिप्शन क्लॉज में क्या होगा, सारे सब्सक्राइबर का नाम और सिग्नेचर होता है। मेमोरेंडम को प्रॉपर्ली पैराग्राफ में बनाना चाहिए, सीक्वेंस में होना चाहिए, पेजेस को नंबरिंग प्रॉपर होनी चाहिए, ये सब कुछ है। कमिंग टू अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिससे कि स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आता है, एक आध बार डायरेक्ट भी आया हुआ है, वैसे इंडोर मैनेजमेंट से डायरेक्ट ज्यादा आता है। ओके, so anything and everything which is beyond power of memorandum of association, that is beyond power of the company, और उसका कोई लीगल इम्प्लीकेशन नहीं है। तो कंपनी लॉ का एक फंडामेंटल रूल है कि हर चीज जो कंपनी का स्कोप है वो डिफाइन करता है कंपनी का मेमोरेंडम, एंड एनीथिंग एंड एवरीथिंग व्हिच इज बियॉन्ड मेमोरेंडम ऑफ कंपनी इज बियॉन्ड पावर ऑफ द कंपनी एंड इट शैल बी वॉइड एब इनिशियो। सो एनीथिंग व्हिच इज अल्ट्रा वायर्स टू द कंपनी शैल बी वॉइड एब इनिशियो। कंपनी उसके आगे लाइबल होती ही नहीं है। मेमोरेंडम क्योंकि एक पब्लिक डॉक्यूमेंट है, और कोई भी पर्सन अगर कंपनी के साथ डील कर रहा है तो मान के चलते कि तूने कंपनी का मेमोरेंडम तो पढ़ा ही होगा, तुम नहीं बोल सकते मैंने नहीं पढ़ा। So if you have supplied goods and performed services, so you cannot obtain the payment and recover the money lent. Okay, so जो भी lender है वो कंपनी का ओनर रहेगा and he can take back the property in the spicy. So obviously वो अल्ट्रा वायर्स होगा, और जो भी लॉफुल डेट्स है कंपनी के वो सब वो रिकवर कर लेगा। नेक्स्ट, सो अगर कोई भी चीज अल्ट्रा वायर्स है तो वो वॉइड होती है। सारे शेयर होल्डर यूनानिमस कंसेंट से भी उसको ठीक नहीं कर सकते हैं, और उसके अगेंस्ट ऑब्वियसली एक्शन लिया जा सकता है। कंपनी एक्शन ले सकती है, या कंपनी तो डिनाई कर सकती है, तो बाहर वाले क्या ही कर लेंगे अगर बियॉन्ड पावर है तो। एक केस हुआ था एशबरी रेलवे कैरेज एंड कंपनी लिमिटेड वर्सेस रिची का, जहां पर रिची ने डायरेक्टर से कहा लोन दे दोगे, उन्होंने लोन दे देंगे। बाद में जब वो लोन लेने गया तो डायरेक्टर्स ने कहा तो दे ही नहीं सकते, हमारे मेमोरेंडम में राइट ही नहीं है। रिची ने कहा क्यों, लिखा है ना जनरल कॉन्ट्रैक्टर, लेकिन उन्होंने कहा जनरल कॉन्ट्रैक्टर का मतलब लोन देना नहीं होता है। कोर्ट के पास गए, कोर्ट ने केस को ही बोला कि ये नल एंड वॉइड केस। ये जो तुम बकवास कर रहे हो कि जनरल कॉन्ट्रैक्टर का मतलब होता है कि वो लोन दे सकते हैं, तो बकवास है, होता ही नहीं है। ठीक है। सो कोई भी चीज जो कि कंपनी के ही पावर के बियॉन्ड है, दैट इज वॉइड एब इनिशियो, इट इज अल्ट्रा वायर्स, और उसे नहीं ठीक किया जा सकता, नहीं रेटिफाई किया जा सकता। कैसे करें फिर, पहले मेमोरेंडम बदलिए, फिर वो एक्ट कीजिए इफ यू वांट टू डू एनीथिंग व्हिच इज बियॉन्ड पावर ऑफ द कंपनी। सो कंपनी अपने अल्ट्रा वायर्स एक्ट को कभी भी रेटिफाई नहीं कर सकती है। अल्ट्रा वायर्स टू डायरेक्टर्स तो ठीक है, लेकिन अल्ट्रा वायर्स टू द कंपनी है तो पंगा है। ठीक है। Any act which is ultra-vires to the articles that can be ratified, but anything which is ultra-vires to the memorandum can never be ratified. Okay? आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन क्या होता है? ये कंपनी का मैग्ना कार्टा है, वो कॉन्स्टिट्यूशन था, ये मैग्ना कार्टा है। मैग्ना कार्टा मतलब क्या होता है? रूल बुक। ठीक है। कंपनी के अंदर वर्किंग कैसे होगी वो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन बताते हैं, इसलिए उसमें क्या होता है, मैनेजमेंट से रिलेटेड रूल्स रेगुलेशन होते हैं, सारे रूल्स किस तरह से इम्प्लीमेंट होंगे उसका प्रोसीजर होता है। हम किसी को निकालेंगे कैसे, किसी चीज को प्रोटेक्ट करना है, किसी रूल को कंटिन्यू करना है तो वो कैसे करेंगे, किस तरीके से कोई नई चीज ऐड होगी हमारे रूल्स में, है ना, किस तरह से हम एंट्रेंचमेंट को रजिस्टर करेंगे। ओके। और अगर फॉर्मेट चाहिए आर्टिकल्स का तो FGHI JML दे रखा है। मॉडल आर्टिकल्स आप एज इट इज अप्लाई कर सकते हो, चेंजेस करके अप्लाई कर सकते हो।
और जो भी कंपनी रजिस्टर होती है एक्ट के कमेंसमेंट के बाद, ओके, सो वो अपने रूल्स को मॉडिफाई कर सकते हैं। अंडरस्टूड गाइस? चलिए, so following are the key difference between memorandum of association and articles of association. memorandum define करता है, delimit करता है सारे रूल्स और रेगुलेशंस को, वहीं पर आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन क्या करता है, वो कहता है यार जो भी इंटरनल मैनेजमेंट है वो कैसे काम करेगा हम वो देख लेंगे, ठीक है। मेमोरेंडम डिफाइन करता है रिलेशनशिप कंपनी का बाहर वालों के साथ, आर्टिकल्स कंपनी का इंटरनल डिसीजन रिलेशन एक्सप्लेन करता है। मेमोरेंडम का ऑल्ट्रेशन डिफिकल्ट होता है, रीजनल डायरेक्टर तक जाना पड़ता है कंपनी में। अगर आर्टिकल्स को अगर करना है हमें तो सिर्फ स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ता है। एनीथिंग एंड एवरीथिंग विच इज बियॉन्ड मेमोरेंडम शेल बी वॉइड, कैन नॉट बी रेटिफाइड, यूनानिमस कंसेंट भी कुछ नहीं कर सकती, लेकिन बियॉन्ड आर्टिकल्स है रेटिफाई कर सकता है। ओके, यहां तक हमने अगेन एक बिग पोर्शन खत्म किया है, लेकिन अब दो डॉक्ट्रिन्स और हम करेंगे, एक एक्सेप्शन भी करेंगे, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। इफ एनी पर्सन इज डीलिंग विद द कंपनी, है ना, एनी काइंड ऑफ ट्रांजैक्शन यू आर डूइंग विद द कंपनी, यू आर अज्यूम टू हैव नॉलेज ऑफ कंपनी। समझ गए? तुम्हें एटलीस्ट कंपनी के पब्लिक डॉक्यूमेंट्स का नॉलेज तो है। So whether a person reads document or not, he is presumed to have knowledge of all the public documents of the company. Okay, so every person who is dealing with the company cannot say यार मुझे तो पता ही नहीं था। तुम्हें ये तो पता होना ही चाहिए था। ओके, कभी भी कोई भी पर्सन अगर अपने पावर के बियॉन्ड एंटर कर देता है, कंपनी के मेमोरेंडम के बियॉन्ड एंटर कर देता है, तो उससे भैया रेटिफाई हम नहीं कर सकेंगे। ओके, डॉक्ट्रिन ऑफ इनो मैनेजमेंट जो कि ऑपोजिट है डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस के, लेकिन कंस्ट्रक्टिव नोटिस तो सही था, हाँ ये अलग तरीके से सही है। ये कहते हैं वैसे तो मैं एक्सेप्शन हूँ कंस्ट्रक्टिव नोटिस का, लेकिन यार एक सिंपल सी चीज समझो, बाहर वाले को पब्लिक डॉक्यूमेंट्स के बारे में तो पता होगा। An outsider dealing with the company assumed to have knowledge of public documents of the company. However, he cannot be deemed to have notice of internal affairs of the company. कंपनी के इंटरनल मैनेजमेंट में क्या चल रहा है, अब बाहर वाले से अज्यूम नहीं कर सकते हो कि उसको पता होगा, ठीक है। दैट इज डॉक्ट्रिन ऑफ इनो मैनेजमेंट और टर्कविन्स रूल। आइए रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस टर्कविन का केस देख लेते हैं। टर्कविन एक ऑफिशियल लिक्विडेटर होता है कंपनी का, होशियारी मारने के लिए रॉयल ब्रिटिश बैंक को कह देता है तुम्हारा जो 2000 यूरोस का बॉन्ड है वो नहीं मिलेगा। 1844 में 2000 यूरोस बहुत होते थे, है ना, हम नहीं देंगे क्योंकि कंपनी बंद होगी और स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना था या रेजोल्यूशन पास करना था और उसमें अमाउंट नहीं। बैंक कहते हैं मेरी जिम्मेदारी थोड़ी है तुम्हारे रेजोल्यूशन को चेक करूंगा मैंने मेमोरेंडम में देख लिया कि भैया रेजोल्यूशन पास करना है, मैंने पूछ लिया रेजोल्यूशन पास कर दिया, आपकी कंपनी ने कह दिया रेजोल्यूशन पास कर दिया, अब भी कह रहे हैं रेजोल्यूशन है, अमाउंट नहीं दो, तो इंटरनल अफेयर है कंपनी का, आई वोंट बी लायबल टू चेक दैट, मुझे मेरे 2000 यूरोस मिलने चाहिए। कोर्ट ने उनके फेवर में डिसीजन दिया। ओके, सो अबाउट डॉक्ट्रिन ऑफ इनो मैनेजमेंट या टर्कविन्स रूल बेसिकली क्या करता है, ये कहता है कि भैया ठीक है इस तरह से सारी चीजें एप्लीकेबल होगी। So it was so decided that the bond is valid. So the Royal British Bank versus Turkvin's rule, इसका नाम ही बाद में टर्कविन रूल कर दिया था क्योंकि टर्कविन केस हार गया था। समझ गए? सो बाहर वाला अगर कंपनी से डील कर रहा है उसको कंपनी के पब्लिक डॉक्यूमेंट्स के बारे में पता होगा, इंटरनल वर्किंग्स के बारे में नहीं पता होगा। ओके, तो बाहर वाला लायबल नहीं, कंपनी लायबल है। नेक्स्ट, इंडोर मैनेजमेंट के 3 एक्सेप्शन है। कंस्ट्रक्टिव नोटिस का एक्सेप्शन था इंडोर मैनेजमेंट, इंडोर मैनेजमेंट का कंस्ट्रक्टिव नोटिस होगा हाँ अगर बाहर वाले को नॉलेज है कि कंपनी में क्या गड़बड़ है, फिर भी वो कंपनी के साथ बिजनेस कर रहा है, अब भैया तुम लाइबल हो। समझ गए? अब इंडोर मैनेजमेंट नहीं लगेगा, अब तुम लाइबल हो, बाहर वाला लाइबल है। हॉवर्ड वर्सेस पेटेंट आइवरी कंपनी में डायरेक्टर्स कहते हैं हमें तो पता ही नहीं था हम डिवेंचर नहीं इश्यू कर सकते। भाई तुमको नहीं पता तो किसी और को नहीं पता, तुमको नॉलेज है, तुम अब लाइबल हो रीपे करने के लिए। नेक्स्ट, सस्पिशन ऑफ इरेगुलरिटी। डायरेक्टली तो सामने वाले को नहीं पता लेकिन उसे डाउट होना चाहिए था। आनंद बिहारी लाल वर्सेस डेनशॉन कंपनी में कुछ ऐसे ही हुआ। अच्छा, ये जो तीनों एक्सेप्शन बता रहे हो ना बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे पहले इंडोर मैनेजमेंट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है सीधा 7 मार्क्स का। एक्सप्लेन डॉक्ट्रिन ऑफ इनो मैनेजमेंट एंड इट्स एक्सेप्शन। सो
पहले हमें डॉक्ट्रिन ऑफ नो मैनेजमेंट समझाना पड़ेगा, एंड आफ्टर डीलिंग विद द कंपनी इज अज्यूम टू हैव नॉलेज ऑफ इंटरनल public documents of the company. However, he cannot be assumed to have knowledge of public documents of the company. The doctrine of no management is well explained in the case of Royal British Bank versus Turquoise, where a liquidator, that is Turquoise, is instructed by the court that an outsider cannot be assumed to have knowledge about the bank cannot be assumed to have knowledge about the simple resolution passed by the company and whether they have put in the amount or not. ठीक है, ये तो ठीक है, बेसिक सी चीज हो गई. नाउ अब एक्सेप्शन क्या है? एक्चुअल और कंस्ट्रक्टिव नॉलेज ऑफ इरेगुलरिटी इन हार्वर्ड वर्सेस पेटेंट एवरी कंपनी. द डायरेक्टर्स said they are not aware that company cannot issue debenture. However, being the director, they cannot say that they are not aware. Now they are liable. Similarly, suspicion of irregularity. So when again there's a doubt of irregularity, तो भी सामने वाला लाइबल होता है. सो आनंद बिहारी लाल वर्सेस रिंशॉन कंपनी में आनंद बिहारी लाल को एक पूरी जमीन भेज दी कंपनी के अकाउंटेंट ने, पैसा भी उसने लिया है ना, जमीन के डॉक्यूमेंट्स पे साइन भी उसने किया, फिर आनंद बिहारी लाल को डाउट नहीं हुआ. तो ये ट्रांजैक्शन क्या है? वॉइड है. कंपनी लायबल नहीं है, अपनी जमीन देगी आनंद बिहारी लाल को. कंपनी के नाम पे उसने बेवकूफ बनाया तो बेवकूफ बन गए, कंपनी क्यों लायबल होगी? लास्ट बट नॉट लीस्ट फॉर्जरी. कंपनी कहती है कि भैया जिसने फ्रॉड किया उसके पास जाओ, हमारे नाम से तो बहुत लोग फ्रॉड करते हैं, हम थोड़ी लायबल होंगे. आजकल कुरियर कंपनी के नेम से बहुत फेक कॉल आते हैं. क्या हम कुरियर कंपनी को लायबल ठहरा सकते हैं? नहीं. रुबिन वर्सेस ग्रेट फिनकॉल कंसोलिडेटेड, जहां पर एक बंदा कंपनी के अगेंस्ट केस करता है कि मेरे पास तुम्हारे शेयर्स है. कंपनी कहती है ये तो फर्जी शेयर है. वो कहता है ये तो मैंने तुम्हारे कंपनी सेक्रेटरीज है, लेकिन उसने फ्रॉड किया ना, उसको पकड़ो. कंपनी लायबल नहीं है कंपनी सेक्रेटरी के फॉर्जरी. समझ गए? इसी के साथ बच्चों तुम्हारा कंपनीज एक्ट 2013 यहाँ पर खत्म होता है. कुछ भी डाउट या क्वेरीज है आप लोग चैट सेक्शन में डाल सकते हो, मुझसे पूछ सकते हो. आज के सेशन को हम करते हैं यहीं पर एंड. और जो जो इंपॉर्टेंट चीजें थी, जो जो मैंने कहा था ना, एग्जाम के लिए से ध्यान से देखो, इसको ध्यान से देखो. आई रियली होप तुम्हारी वो प्रॉब्लम सॉल्व हुई होगी. एंड जस्ट ऑल द बेस्ट गाइस, टेक केयर, बाय बाय.